3 मार्च साल 2021 आगरा की सेंट्रल जेल का दरवाजा खुला और एक शख्स हाथ में अपना सामान लेकर बाहर निकलते हैं। चेहरे पर कोई भाव नहीं, भौहें सिकुड़ी हुई और मन सवालों से भरा हुआ। ये शख्स हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी। विष्णु 19 साल 3 महीने बाद जेल से बाहर आए, लेकिन उन्हें लेने के लिए कोई घर वाला नहीं पहुंचा। कारण कोई बचा ही नहीं था। जब विष्णु को सजा हुई तब उनकी उम्र महज 23 साल की थी। उनकी शादी नहीं हुई थी, पिता थे, लेकिन सजा के दौरान ही उनकी मौत हो गई। पिता की मौत को 1 साल भी नहीं गुजरा कि विष्णु की मां ने भी अपना देह त्याग दिया। उनके 2 भाइयों की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बचे हुए एक छोटे भाई ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। जेल में काटे करीब 20 सालों में विष्णु ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। यहां तक कि अंतिम बार उन्हें देखने का मौका भी नहीं मिला, ना ही किसी की चिता को आग देने का। जब विष्णु जेल में गए थे तब उनके पास 6-7 भैंसें थीं, गांव में जमीन थी, लेकिन अब सब कुछ बिक चुका था कोर्ट और केस के खर्चे चुकाने के लिए। जेल से बाहर आए विष्णु से जब उनके मन की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, मेरा तन और मन दोनों टूट चुका है, मेरा परिवार भी खत्म हो गया। मेरे हाथों को देखिए, इसमें बस घाव हैं। वैसे किसी कैदी की सजा खत्म होने का इस तरह से मार्मिक वर्णन करना एथिकल तो नहीं लगता, लेकिन जब पता चले कि जिस मामले में उसे सजा हुई थी वो पूरी तरह से फर्जी था और झूठे आरोपों से बना भी था, तब सोचना तो बनता है कि एक शख्स ने अपनी पूरी जवानी यानी अपनी पूरी युवावस्था माँ बाप, 2-2 भाई और पशुधन के साथ ही साथ गांव की जमीन तक सब कुछ गवा दी, और वो भी सिर्फ एक झूठे रेप और SC/ST एक्ट के केस के चक्कर में। कौन सा केस? क्या हुआ था विष्णु तिवारी के साथ? क्यों उन्हें 20 साल की कैद के बाद न्याय मिला? और हाईकोर्ट के जज ने ऐसा क्या कहा कि विष्णु का यह मामला SC/ST एक्ट के दुरुपयोग और फेक रेप केसेस के मामलों की सबसे तगड़ी मिसाल बन गई? क्या है विष्णु तिवारी वर्सेस स्टेट का पूरा किस्सा, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। किस्सा है नई सदी के पहले साल 2000 का। तारीख थी 16 सितंबर की और वक्त था दोपहर के करीब 2 बजे का। जगह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का सिलावन गांव। आरोप लगा कि इसी गांव की रहने वाली एक महिला अपने घर से पति और पिता के लिए खाना लेकर खेत की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक आम का पेड़ था जिसकी पहचान काले आम के पेड़ के तौर पर होती थी। दावा किया गया कि इसी पेड़ के पास झाड़ियों के पीछे गांव के ही रहने वाले विष्णु तिवारी छिपे थे। जैसे ही वो महिला सड़क पर आगे बढ़ी, विष्णु तिवारी ने उसे गलत नियत से पकड़ा और झाड़ियों के पीछे ले जाकर उसके साथ करीब 10 मिनट तक हिंसा की और फिर उसका बलात्कार किया। ये सब कुछ आरोप थे। आरोप यह भी था कि बलात्कार के बाद विष्णु ने धमकी भी दी कि अगर पीड़िता ने इसकी खबर पुलिस को या फिर किसी और को दी तो वो उसे जान से मार देगा। ये पीड़िता की तरफ से दिया गया बयान और उसका वर्जन था, लेकिन उस रोज वास्तव में हुआ क्या था विष्णु ने भी बताया, लेकिन लोगों को यकीन करने में 20 साल लग गए। उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले पीड़िता के आरोपों की करते हैं, क्योंकि इसी आरोप के तर्ज पर विष्णु को सजा हुई। बहरहाल पीड़िता ने दावा यह भी किया कि घटना के वक्त वो 5 महीने की गर्भवती थी। शुरुआती आरोपों के मुताबिक घटना के बाद पीड़िता अपने घर गई, ससुराल वालों को पूरी बात बताई। जानकारी के मुताबिक परिवार वाले भी विष्णु की कथित धमकी से डर गए थे और पुलिस से शिकायत नहीं की। लेकिन घटना के 3 दिन बाद महिला ने अपने पति और ससुर के साथ छिपते छिपाते पुलिस स्टेशन जा करके इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच अधिकारी CO अखिलेश नारायण सिंह ने घटना स्थल का मुआयना किया, साइट प्लान तैयार किया, पीड़िता के साथ ही साथ गवाहों के बयान दर्ज किए, जांच पूरी करके चार्जशीट फाइल की और उसके बाद विष्णु को गिरफ्तार किया गया। उन पर बलात्कार और SC/ST एक्ट के तहत किए गए अत्याचार के आरोप में मामला दर्ज हुआ और उन्हें दोषी करार दिया गया। हालांकि विष्णु को पहले मामले में जमानत मिल गई, लेकिन जब मामला SC/ST एक्ट के तहत आया तो 2001 में उन्हें दोबारा से गिरफ्तार किया गया। 2 साल तक अंडर ट्रायल रहने के बाद 2003 में उनके खिलाफ बड़ा फैसला आया। 24 फरवरी 2003 को ललितपुर के सेशन कोर्ट ने इस केस पर बड़ा आदेश दिया। आदेश क्या था? उससे पहले केस किन धाराओं में दर्ज था, इसे जान लीजिए। केस के जजमेंट के मुताबिक विष्णु को बलात्कार के लिए 10 साल की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना
और जान से मारने की धमकी के साथ ही साथ SC/ST एक्ट के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी पाए जाने के तौर पर आजीवन कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना तय किया गया। तय यह भी किया गया कि अगर आरोपी जुर्माने की राशि नहीं देता तो उसे अतिरिक्त 6 महीने की जेल होगी। कोर्ट के आदेश में ये सारी सजाएं समानांतर रूप से चलाने का निर्देश भी दिया गया था। सजा तो हुई, लेकिन विष्णु ने अपनी आवाज फिर से उठाई। 2005 में उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई अपनी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी अपील को अदालत ने जरूरी दस्तावेज के अभाव में डिफेक्टिव माना। इसके बाद विष्णु की आवाज और उनकी याचिका दोनों ही लंबे समय तक दबी रही, क्योंकि उसे लिस्ट नहीं किया गया। करीब 7 साल के बाद 6 दिसंबर 2012 को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा नियुक्त वकील ने विष्णु की याचिका को लिस्ट कराया, माने सुनवाई के लिए तैयार किया। इस अपील में विष्णु की तरफ से कहा गया कि इस मामले में SC/ST एक्ट की धारा 3 उपधारा 1 उपखंड 12 और SC/ST एक्ट की धारा 3 उपधारा 2 और उपखंड 5 लागू नहीं होती, क्योंकि अपराध जातिगत कारण से नहीं किया गया था। अपनी अपील में विष्णु के वकील ने कुछ पुराने केसेस का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि यह मामला झूठा है या फिर किसी जमीन के विवाद का हो सकता है, जिसमें गलत आरोप लगाकर विष्णु को फंसाया गया है। विष्णु के वकील ने दावा किया कि न बलात्कार हुआ और न ही SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ। यह झूठा केस है जिसमें जमीन विवाद की वजह से विष्णु को फंसाया गया है। वहीं विष्णु के खिलाफ खड़े राज्य पक्ष का कहना था कि पीड़िता अनुसूचित जाति की थी, इसलिए SC/ST एक्ट लागू होती है। दावा किया गया कि आरोपियों ने पीड़िता को निचली जाति और सामान्य जीवन स्तर की होने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया। खैर, 2021 में जब विष्णु की कैद को 2 दशक हो गए, तब हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड खुद देखा, सभी गवाह, बयान, मेडिकल रिपोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फैसला पढ़ा। इसके बाद पाया कि पीड़िता की तरफ से दिए गए सबूतों में विरोधाभास और कई असंगतियां हैं। माने गवाहों की बातें आपस में मेल नहीं खाती या फिर उनके स्टेटमेंट्स में आपस में ही विरोध है। कुछ बिंदुओं को लेकर इसे बताया भी गया। मसलन कोर्ट की सुनवाई में यह नोट हुआ कि पीड़िता कभी कहती है कि FIR उसने लिखवाई, कभी कहती है कि उसके ससुर ने लिखवाई। FIR में कई बातें नहीं लिखी गई और तो और उम्र, शादी और घटना स्थल को लेकर भी उलझन दिखी। कोर्ट ने पीड़िता के ससुर की गवाही में भी विरोधाभास पाया। पीड़िता के ससुर कभी कहते हैं कि घटना के बारे में बहू ने बताया, कभी कहते हैं कि उसने अपनी सास को बताया और उसकी सास माने उनकी पत्नी ने उन्हें। उन्होंने ये भी कबूल किया कि इस केस के बाद उन्हें सरकार से 25,000 रुपए भी मिले। कोर्ट ने पीड़िता के डॉक्टर और जांच अधिकारियों से भी औपचारिक गवाही ली। सभी सबूतों की गहराई से जांच की, खासकर मेडिकल रिपोर्ट की, जिसके बाद पता चला कि पीड़िता के दावे खोखले हैं। उसके शरीर पर कोई बाहरी या अंदरूनी चोट नहीं थी। कोर्ट ने माना कि अगर 5 महीने की गर्भवती को जमीन पर पटका जाएगा तो उसके शरीर में कुछ न कुछ चोट जरूर आएगी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई चोट नहीं पाई गई। यहां तक कि उसके शरीर से कोई वीर्य भी नहीं मिला, ना ही जोर जबरदस्ती के कोई सबूत। इन सब के आधार पर डॉक्टर ने भी कहा कि बलात्कार हुआ है, इस पर कोई पक्की राय नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने गलत मिसालों पर भरोसा किया, पीड़िता की गवाही भरोसेमंद नहीं है और तो और उसके मेडिकल सबूत भी उसकी गवाही से मेल नहीं खाते। इसके बाद कोर्ट ने माना कि विष्णु पर लगी IPC की धारा 376 लागू नहीं होती। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को गलत माना। हाईकोर्ट ने यह तो माना कि पीड़िता की जाति के आधार पर जिस तरह की हिंसा रिपोर्ट की गई वो SC/ST एक्ट के तहत अपराध है, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि आरोपी ने जाति के आधार पर अपराध किया हो। याचिका के सारे पहलुओं और सबूतों की जांच के बाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकुर और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने 19 जनवरी 2021 को आदेश पारित किया। आदेश के मुताबिक हाईकोर्ट ने माना कि इस पूरे मामले में आरोपी विष्णु तिवारी को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए विष्णु को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया था। जनवरी में आए इस आदेश के बाद मार्च 2021 को विष्णु को जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बताया कि बीते 20 सालों में उनका शरीर, उनका परिवार, उनका घर-बार सब कुछ टूट गया। परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और उन्हें उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का मौका तक नहीं मिला।
यहां तक कि मां की मौत की खबर भी उन तक 3 साल बाद पहुंची। 43 साल के विष्णु ने जेल से बाहर आने के बाद नई जिंदगी शुरू करने की सोची, लेकिन उनके पास कुल जमा 600 रुपए ही थे, जो उन्हें जेल के साथी कैदियों और जेलर की तरफ से मिले थे। विष्णु बताते हैं कि जेल से रिहा होने के बाद उनसे मिलने कई नेता और जिलाधिकारी पहुंचे। सबने मुआवजा, आवास और राशन देने की बात कही, लेकिन पूरा कुछ भी ना हुआ। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओज भी आए। उनकी मदद से विष्णु ने छोटा मोटा काम करना शुरू किया, ऑटो चलाया और कुछ पैसे इकट्ठा किए। दैनिक भास्कर से हुई बातचीत में विष्णु ने घटना वाले दिन का एक दूसरा पहलू रखा। ये घटना का विष्णु वर्जन है। इसके मुताबिक घटना के वक्त विष्णु की उम्र 23 साल की थी। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए घर वालों ने स्कूल छुड़वा दिया। पिता किसान थे तो विष्णु भी खेती में उनकी मदद करने लगे। घटना वाले दिन वो खाना खाकर अपने खेत की तरफ जा रहे थे। जब वो खेत पहुंचे तो देखा कि वहां गाय भैंस पूरी तरह से फसल खराब कर रही थी। वो अपने खेत से जानवरों को भगाने लगे। तभी कुछ लोग दौड़कर आए और उनको रोकने लगे। ये लोग विष्णु के ही गांव के थे। देखते ही देखते विष्णु और उन लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। गाली गलौज होने लगी। मामला जब ज्यादा बढ़ गया तो विष्णु घर की तरफ भाग आए। विष्णु जब घर पहुंचने वाले थे तो उन्हें लगा कि अगर मां और पिताजी को पता चला कि वो खेत में लड़ाई करके आए हैं तो उन्हें घर पर डांट पड़ेगी। इसी डर से वो घर तो पहुंचे, लेकिन रिश्तेदार के यहां जाने की बात कहकर तुरंत भाग निकले। देर शाम तक गांव में इस लड़ाई की बात फैल गई, लेकिन सबको लगा कि इस तरह की बहस गांव में होती रहती है, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। करीब 2 दिन बीत गए। विष्णु अपने रिश्तेदार के घर पर ही थे। एक रात उनकी अपने बड़े भाई से बात हुई कि वो घर वापस आ जाएं। अब घर पर सब ठीक है, कोई उनसे नाराज नहीं है। इसके बाद अगली रोज ही विष्णु घर आ गए। तभी उनके घर पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस वालों ने बताया कि गांव की एक दलित महिला ने विष्णु पर रेप करने का आरोप लगाया है। यह महिला उसी घर की बहू थी जिनसे कुछ दिन पहले ही खेत में विष्णु का विवाद हुआ था। बहरहाल, जैसा कि हमने बताया कि यह घटना वाले दिन का विष्णु वर्जन है। पूरा सच क्या था नहीं मालूम, लेकिन इतना तो पता है कि हाईकोर्ट के आदेश से यह सबको पता चल गया कि पीड़िता का वर्जन और उसके आरोप दोनों झूठे थे। SC/ST एक्ट और बलात्कार का वो केस भी जिसकी वजह से विष्णु को करीब 20 साल जेल में काटने पड़े। विष्णु की जेल में रहते हुए ये खबर भी आई कि जिस महिला ने उन पर फर्जी केस कराया उसकी पैरालिसिस के अटैक पड़ने से मौत हो गई। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद विष्णु के साथ एक और महिला ने एक अजीब सी घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल जेल से बाहर आकर नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले विष्णु को लोगों ने शादी करने की सलाह दी। उन्होंने सोचा कि परिवार में कोई है नहीं, शादी करके अब वो अपनी बची हुई जिंदगी जी लेंगे। सो उन्होंने शादी करने का फैसला भी किया। लेकिन समस्या ये थी कि उनकी उम्र तब 45 साल के लगभग हो चुकी थी। उन्हें शादी करने के लिए योग्य लड़की भी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें एक रिश्ते के बारे में बताया, लेकिन शर्त यह थी कि उससे शादी करने के लिए विष्णु को 1 लाख रुपए देने होते। विष्णु ने कैसे भी करके ये पैसे जुटाए और 22 जुलाई 2022 को शादी कर ली। विष्णु को लगा कि अब नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन ये खुशी 24 घंटे भी नहीं टिकी। शादी के अगले ही दिन सुबह सुबह नई नवेली दुल्हन ने विष्णु के घर का सारा सामान बांधा, गहने चुराए और रफूचक्कर हो गई। इस तरह से एक बार फिर विष्णु की बची कुची जमा पूंजी और परिवार दोनों लुट गए, जिसके बाद से विष्णु किसी तरह से ऑटो चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। विष्णु की यह कहानी SC/ST एक्ट के दुरुपयोग और फेक रेप केस के मामलों की सबसे तगड़ी मिसाल बन चुकी है। अब जब भी देश में इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा होती है, विष्णु के केस का जिक्र जरूर होता है। हाल ही में UGC गाइडलाइन को लेकर जब विवाद हुआ, तब भी इस मामले की याद दिलाई गई, तो हमने पूरी कहानी आपके सामने रख दी है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर गांव।